वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 1 है कबीर की साखी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। चिल्ड्रन हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। देखो इमेजेस से समझो, जब आप किसी से स्वीटली बात करोगे, मीठी वाणी बोलोगे, तो अगर सामने वाले को गुस्सा आ भी रहा होगा तो उसका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। जब उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। तो पहला पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो ये लिख दोगे, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिख दिया जो मैंने अंडरलाइन किया है। आपको अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, मीठी वाणी बोलने से खुद का और सामने वाले का दोनों का क्रोध समाप्त हो जाता है। होगा कि नहीं भाई, अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, तो क्या आप उससे तू तड़ाक करोगे? नहीं करोगे। दूसरा, जब आप सामने वाले से प्यार से बात करोगे, मीठी वाणी में बात करोगे, तो वो कहेगा यार ये तो मुझे बड़ा रेस्पेक्ट दे रहा है। जब आप उसको रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपका आदर करेगा या नहीं करेगा, आपको रेस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, मीठी वाणी बोलने से सामने वाले व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। अच्छा लगता है ना भाई, कोई आपको आदर से बात करे, कोई आपसे स्वीटली बात करे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, जिससे वह भी हमारे साथ आदर के साथ पेश आता है। और जब उसको अच्छा लगेगा तो वो भी हमारे हमसे रेस्पेक्ट से बोलेगा। तो बस आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, अगर किसी कमरे में अंधेरा है, पूरा का पूरा अंधेरा है, और उस कमरे में हम दीपक को रख दें तो अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला यानी लाइट आ जाती है। उसी तरह से अगर किसी इंसान के जीवन में कष्ट है, दुख है, वो बहुत परेशान है, जैसे ही उसके जीवन में भक्ति रूपी दीपक यानी कि जैसे ही वो ईश्वर की शरण में चला जाता है, कबीरदास जी कहते हैं उसके सारे दुख, उसके सारे कलेश खत्म हो जाते हैं और वो इंसान सुखी हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक के जलते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। देख रहे हो, पहले अंधकार था और जैसे ही दीपक जलाया तो प्रकाश हो गया। उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति को भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसके सारे संशय और विकार समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। कण कण मतलब हर जगह ईश्वर है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो कबीरदास जी ने हिरण का एग्जाम्पल दिया है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो खुशबू उस हिरण को इतनी अच्छी लगती है कि उसकी तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता है इधर उधर, और वो ये भूल जाता है कि वो खुशबू कहीं और नहीं है, उसी के अंदर है, उसी की नाभि में से आ रही है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि आज का जो इंसान है वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में भगवान को ढूंढ रहा है और वो ये भूल जाता है कि भगवान तो उसके मन में है, अंदर ही निवास करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासताओं में डूबा हुआ है ना। अज्ञानता है हमारे अंदर, अहंकार घमंड आ गया है, विलासताएं आ गई हैं। हम ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं, जबकि वह तो सब और व्याप्त है। जबकि जो ईश्वर है खाली मंदिरों में नहीं है, वो तो हर जगह है, कण कण में है। इसी कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कबीरदास जी ने उल्टा बोला, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे भगवान, जो लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, नए नए घरों में, मोबाइल में, नई नई कार, नई नई गाड़ियां, ये सब इसमें, वो तो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं और वो सुखी हैं। लेकिन मैं, यानी कबीरदास जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, जो भगवान की तलाश में जाग रहा हूं, भगवान को याद कर रहा हूं, ईश्वर को याद कर रहा हूं, और मैं फिर भी दुखी हूं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, कवि के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति वे लोग हैं जो सांसारिक सुखों का भोग करते हैं। चिल्ड्रन, सांसारिक सुख क्या होते हैं? घर बनाना, मोबाइल फोन खरीदना,
नई नई गाड़ियां चलाना, नई नई शॉपिंग करना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि संसार में ऐसे लोग सुखी हैं, वो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, जो सांसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं। और दुखी कौन है? जो ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं और उनके ईश्वर के लिए दिन रात में भी जागते रहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? सोना है अज्ञानता का प्रतीक, है ना, इग्नोरेंस का। और जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान यानी कि नॉलेज का। नेक्स्ट, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया है? कबीरदास जी कौन है? इसके साखियों के रचयिता हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, निंदा मतलब जो हमारी बुराई, यानी कि जो हमारे क्रिटिक होते हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, उन ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जो निंदा करेगा, जो हमारी बुराई करेगा, उससे हमारे बुरे गुण खत्म हो जाएंगे और हमको लगेगा कि हमें अपना काम और ज्यादा परफेक्ट तरीके से करें, जिससे सामने वाले को कोई मौका ही ना मिले। तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए कड़वी दवाई की तरह है, कि कड़वी दवाई जब हम खाते हैं तो बुरी लगती है, लेकिन वो कड़वी दवाई अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी को हील कर देती है, हमें सही कर देती है। तो उसी तरह से जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारी निंदा करता है, जिससे हम अपनी बुराइयों को कंट्रोल में रखते हैं और हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाले, हमारे क्रिटिक्स, हमारी बुराई करने वाले हमें आसपास रखने चाहिए, ताकि वे हमें हमारी बुराइयां बता सकें। हमारी अच्छाई ना बताए, हमारी बुराइयां बताएं। इससे हम अपनी बुराइयों को दूर कर पाएंगे। भाई जब कोई तुम्हें तुम्हारी बुराइयां बताएगा बार बार कि बेटा तुम ये चीज गलत कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो तुम अपनी बुराइयों को दूर कर दोगे। और जब तुम अपनी बुराइयों को दूर कर दोगे, इससे हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा और हम स्वच्छ हो जाएंगे। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको जान के खुशी होगी, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th में अब आप आ गए हो। एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी और जो स्कूल में एग्जाम होंगे भर भर के आएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 सब्सक्राइबर हमारे इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर हो गए हैं। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और हर चैप्टर के आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहते हैं, अगर आपने भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्र का, भगवान की किताब का एक अक्षर भी ध्यान से पढ़ लिया मन लगाकर, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप सच्चे मार्ग पर निकल जाएंगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक कदम भी आगे बढ़ा दिया, एक अक्षर भी आपने पढ़ लिया, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, समझ रहे हो, ईश्वर का अगर एक अक्षर भी पढ़ लिया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक कदम भी बढ़ा लिया, वही वास्तविक ज्ञानी है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और सारी चीज जितनी भी है इस संसार में, कबीरदास जी कहते हैं वो सब मिथ्या हैं, वो सब प्रलोभन है, ठीक है। लेकिन जो सत्य है वो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। कबीरदास जी की उदत साखियों में भाषा की विशेषता बताइए। कबीरदास जी ने कौन सी भाषा लिखी है? चलन, अगर आपने पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब कबीरदास जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं सीखी थी, तो उनके जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने ही उनकी रचनाओं को लिखा था। और वो अपनी रचना किस में करवाते थे? आम भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा है। कई बार उनकी भाषाओं में अलग अलग भाषाओं का मेल मिलेगा। तो इसका आंसर में 5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, आप कोई से भी 3 पॉइंट लिख देना, सही हो जाएगा। नंबर 1, कबीर की साखियां सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में? सदुक्कड़ी। इनकी साखियां मनुष्य को जीने की कला सिखाती हैं कि नहीं, कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, हमको ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है।
इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है। मतलब उनकी भाषा, इनकी साखियों में अवधी भी मिलेगी, थोड़ी पंजाबी भी मिलेगी, ब्रज भाषा भी मिलेगी, राजस्थानी, तद्भव तथा देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। 5 पॉइंट मैंने लिख दिया। अब आपको 4 याद रहे, 3 याद रहे, 5 याद रहे, वो लिख देना। अब है भैया भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब कुछ पंक्ति आएंगी उसका अर्थ बताना है। तो पहला है बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं अगर किसी को सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने, फिर कितना भी उसका मंत्र वंत्र फूंक दो, कोई भी फायदा उसको नहीं होगा। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जिसपे ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, जिसने ईश्वर को नहीं जाना है, जिसने सत्य को नहीं जाना है, वो जब तक उसको ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक वो तड़पता ही रहेगा। जिस तरह से सांप का काटा हुआ व्यक्ति तड़पता रहेगा, बिना ईश्वर की कृपा वाला व्यक्ति भी जो ईश्वर से विमुख है वो तड़पता ही रहेगा। और असली जो समाधान है वो कब होगा? जब वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनेगा, यानी कि ईश्वर को भजेगा। आंसर कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार सांप के काटने पर व्यक्ति तड़पता रहता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती वो इधर उधर भटकता रहता है। ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। मतलब जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य उधर उधर भटकता रहता है। और उदाहरण कौन सा दिया है? सांप से काट लेगा। जिस बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तभी उस बात का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। ये मैंने पहले भी समझा दिया था। कबीरदास जी हिरन का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं? जिस तरह से हिरन जंगल में इधर उधर घूमता रहता है उस कस्तूरी की तलाश में के लिए, जबकि उसको ये नहीं पता रहता कि वो जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में ही है, वो जो खुशबू है वो उसकी नाभि से आ रही है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य है वो अज्ञानता के वश इधर उधर, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में घूमता रहता है ईश्वर की तलाश में। और उस मनुष्य को ये नहीं पता कि वो जिस ईश्वर को जगह जगह ढूंढ रहा है वो कहीं और नहीं, वो उसके अंदर ही बसे हुए हैं। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है। ठीक है, लिख दोगे। परंतु हिरन इस बात से अनजान उस सुगंध का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। लेकिन जो हिरन है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर विभिन्न धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहता है। तो मनुष्य क्या करता रहेगा? मनुष्य भी जैसे हिरन एक जगह से दूसरी जगह कस्तूरी को ढूंढने के लिए घूमता रहेगा पागलों की तरह, उस तरह से मनुष्य भी अज्ञानता के वश ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, ऐसी धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर तो साक्षात उसके अंदर ही हृदय में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहां मैं का मतलब है घमंड, मैं का मतलब है अभिमान। तो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, जब तक मेरे अंदर मैं था, जब तक मेरे अंदर अभिमान था, तब तक हरि यानी कि भगवान का निवास मेरे अंदर नहीं था। और अब जब मेरे अंदर भगवान आए हैं, हरि आ गए हैं, अब मेरे अंदर का जो घमंड है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर में हम लिखेंगे, इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी, कि जब तक उनके हृदय में मैं, देखो यहां 2 बार मैं आ रहा है, उनके हृदय में और ये वाला मैं, दोनों सही है। ये वाला जो मैं है ये है अहंकार, मैं यानी अहंकार था जब तक उनके हृदय में, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब तक उनमें घमंड था तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तब उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय। इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी के अनुसार किताबी शास्त्र पढ़ने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता। यानी कि अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते। सच्चा ज्ञान कब प्राप्त होगा? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति आपको ईश्वर को जानने से मिलती है। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तभी आपको सच्चा ज्ञान मिलता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पाठ के रचयिता डैश है। कौन है इस पाठ के रचयिता? रहीम, कबीर या सूरदास? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल
क्लास 10 हिंदी कोर्स 20 पर बुक से चैप्टर नंबर 2 है मीरा के पद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले पद में मीरा ने हरि से, मीरा कौन है? मीराबाई। हरि कौन है? भगवान कृष्ण। अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? मतलब मीराबाई कह रही है कि मेरी जितने भी दुख दर्द है उनको खत्म कर दो। तो सबसे पहले समझेंगे, पहले रटेंगे नहीं। पहला पद ये है, तो पहले पद में वो क्या कह रही हैं? हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी लाज रखी आप बढ़ायो चीर। इमेज से समझो, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए मीराबाई क्या कहती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया, उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी, उसका चीर इतना लंबा कर दिया, जिस प्रकार आपने जो आपका भक्त था प्रहलाद, उसको बचाने के लिए आपने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मार दिया, जिस प्रकार आपने गजराज, गजराज होता है हाथी, हाथी ने जब आपको अंतिम समय में याद किया, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, तब आपने आके हाथी के प्राण बचा लिए। मतलब आप इतने महान हो, जो भी आपको याद करता है। तो हे प्रभु मेरी भी पीड़ा हरो और जितने भी मनुष्य लोग हैं उनकी भी पीड़ा हरो। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा हमने जो समझा है बस उसी लाइन, उसी तरह से देखो। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती, पूरा का पूरा विनती तक क्वेश्चन से लिखा। उनके अनेक रूपों का स्मरण कराकर करती है, वो भगवान को याद दिलाती है कि देख लो आपने द्रौपदी की भी हेल्प करी, आपने किसकी हेल्प की? प्रहलाद की भी हेल्प की, आपने बूढ़े हाथी की भी हेल्प करी। तो वही बात लिख दो। वे उन्हें कहती है जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, कि जिस तरह से आपने द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने दिया, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप आपने धारण किया, और डूबते हुए गजराज, गजराज बोलते हैं हाथी को, आपने मगरमच्छ से बचाया, उसी प्रकार वे उनकी पीड़ा भी दूर करें। उनकी मतलब जो आम जनता है, जो मनुष्य है, मैं हूं, हमारी भी जो पीड़ा है, दुख दर्द है, उसको दूर कर दीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना? चाकरी का मतलब होता है नौकरी। देखो मीराबाई जो है वो अपने आप को ये कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दास हूं। दास का मतलब सर्वेंट हूं और वो मेरे स्वामी है। जिस प्रकार एक मालिक होता है और एक नौकर होता है, नौकर का काम क्या होता है? मालिक के सारे काम करना, मालिक को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस तरह से मीराबाई क्या कहती हैं कि आप मेरे स्वामी हो, मैं तो आपकी नौकरी करने के लिए भी, चाकरी का मतलब नौकरी करने के लिए भी तैयार हूं, आपकी नौकरानी हूं, जिससे आप मेरे सामने रहेंगे, मैं आपका स्मरण करती रहूंगी और मेरी भक्ति में कोई भी जो विघ्न है वो नहीं पड़ेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बस 2 लाइन का आंसर है। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। मतलब मीराबाई क्या कह रही हैं? हे प्रभु मैं बस आपके पास रहूं, आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे, चाहे मुझे इसके लिए आपकी चाकरी यानी नौकरी ही करना पड़े। दासी बनकर, दासी मतलब नौकरानी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी। चिल्ड्रन आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे, बाग में घूमते थे और उनके समीप रहकर, पास रहकर उनके दर्शन पाएंगी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? बस जिस बच्चे ने ये इमेज देख ली वो पूरा लिख देगा। मीराबाई ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुकुट में क्या लगाते हैं? मोरों का पंख लगाते हैं। पहला पॉइंट लिख दोगे। दूसरा पॉइंट में लिख दोगे भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते हैं? मुरली बजाते हैं। तीसरे पॉइंट लिख दोगे कि उनके गले में क्या है? फूलों की एक माला पड़ी हुई है। चौथे पॉइंट में लिख दोगे उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। और 5वें पॉइंट में लिख दोगे वो गायों को चरा रहे हैं। बस देखो कैसे लिखेगा मेरा बच्चा जो इंग्लिश बाबा से पढ़ रहा है। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके सिरों पर मोरों का पंख का मुकुट है। मजा आ गया। गले में वैजंती फूलों की माला है। मजा आ गया, फूलों की माला है। पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। देख लो पीले रंग के वस्त्र धारण। हाथों में बांसुरी लिए हुए जब वह वृंदावन के यमुना के तट पर गाय चराने ले जा रहे होते हैं तब यह रूप मनमोहक होता है। तो मीराबाई कहती हैं जब उनके हाथों में मुरली होती है, पीले वस्त्र धारण किए होते हैं, फूलों की माला पहनी हुई होती है, मुकुट पे मोर का पंख लगा रहता है और मुरली बजाते हुए यमुना तट के किनारे पे जब वो गायों को चराने ले जाते हैं, तो ये जो सीन है बड़ा ही मनमोहक होता है। मीराबाई की भाषा शैली बतानी है। अब मीराबाई की भाषा शैली कैसी? सरल है, सहज और आम बोलचाल की भाषा। वो कोई कवि नहीं थी सूरदास की तरह, है ना, तुलसीदास की तरह।
जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। मतलब इनकी जो लैंग्वेज है उसमें राजस्थानी भी मिलती है, ब्रज भी मिलती है और गुजराती, कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पदों में लयात्मकता और गेय शैली का प्रयोग है। अब ये गेय शैली क्या होती है? गाय, देखो ए यहां देखना, जैसे भीर चीर, शरीर पीर, तो सब गे यानी गयात्मक शैली है, गाने वाली फॉर्म में है, उसको हम गा सकते हैं। क्लियर? अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, लिख दोगे बस। नेक्स्ट देख लीजिए गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप 10th क्लास में हो तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के पूरे नोट्स आप इसी तरह से इंग्लिश बाबा चैनल से बनाइए। इतने सालों से बच्चे हमारे नोट्स बना के बोर्ड एग्जाम में लिखते आ रहे हैं और फुल मार्क्स उन्हें मिल रहे हैं। तो आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सबके लिए ट्राई कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम में भी और तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में भी हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू चैनल आएंगे, सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू के लिए हमारा एमसीक्यू चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? मीराबाई, मीरा कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। वो कहती है वह दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे अपना नौकर ही बना ले, चाहे अपनी दासी ही बना ले। वह उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को हरियाली बहुत पसंद है। भगवान गाय चराने जाते हैं तो वो कहती हैं कि मैं उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हूँ। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती हूँ। और क्या चाहती हैं वो? कि मैं वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊं। वह कुसुम रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को श्री कृष्ण के दर्शन चाहती हैं, और वो दर्शन करना चाहती हैं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के। अब कह रहा भैया काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जिस बच्चे ने मेरी इमेज को देख के समझ के काम किया वो कहेगा सर ये तो अब बाएं हाथ का खेल है। देखो कैसे, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भागत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। देखो वही वाली बात आ गई कि जिस तरह से हे प्रभु आपने द्रौपदी की लाज रख ली थी, उसका चीर हरण नहीं होने दिया। जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद पे जब कष्ट देखा तो आप नरसी का अवतार बन के आ गए, उसी तरह से अब आप मेरी भी पीड़ा हरो। तो जो हमने पहले का आंसर लिखा था वही लिख दो, डिट्टो वही, यहां से लेके यहां तक पूरा वही। इस पद में मीरा भगवान से विनती करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसी का रूप धारण किया, उसी प्रकार वे उसकी भी पीड़ा दूर करें। मजा आ गया, कोई रटना नहीं पड़ा। भाषा कैसी है भैया? सरल और सहज है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयात्मक यानी गाने वाली शैली का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। अब देखो गजराज मतलब हाथी की। जिस तरह से हे प्रभु, जब गजराज ने सब कुछ ट्राई कर लिया और लास्ट में जैसे ही उसने आपका नाम पुकारा, आप अपना चक्र लेके आ गए और आपने मगरमच्छ को मुक्ति दे दी और मार दिया। मार दिया मतलब मुक्ति दे दी सीधे, वो भी परम धाम, ईश्वर के परम धाम को प्राप्त हुआ और आपने गजराज को बचा लिया। उसी प्रकार हे प्रभु मेरी भी अब विनती सुनो और मेरे भी इन कष्टों को दूर कर दो। आंसर कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। वे प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज यानी हाथी को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा हे प्रभु दूर कर दो। अब देखो जो हमने इसमें लिखा था, भाषा कैसी है? सरल सहज। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सेम काम आप यहां पे कर दो, ये लो। मजा आ गया? एक बार आपने याद किया और तीनों जगह जहां पे भी आ जाए भाई साहब वहां पे यही लिख देना, भाषा सरल और सहज है। मीराबाई वाले उसमें ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ। अब यहां देखो, चाकरी में दर्शन पास्यु स्मरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बातों से। अब यहाँ पे वही वाली बात कह रही है, जिस तरह से मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे तो भगवान का बस स्मरण मिलता रहे और उसके लिए मैं उनकी चाकरी यानी नौकरी करने के लिए भी तैयार हूँ। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी दासी ही
बन के रहना चाहती हूँ ताकि उनका सिमरन, उनका स्मरण और उनकी भक्ति मुझे मिलती रहे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति में मीरा कृष्ण की चाकरी, चाकरी का मतलब नौकरी, दासी बनने के लिए वो तैयार हैं, जिससे वह कृष्ण की भाव भक्ति को पा सकती हैं। इन पंक्तियों में दास से भाव, दास मतलब कि मैं, आप स्वामी हैं और मैं आपके दास हूं, मतलब नौकर हूं। फिर से ये तीनों लाइन सेम है, भाषा सरल और सहज है, ब्रज राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, ज्ञात्मक शैली। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ये जो हमने पद पढ़े चिल्ड्रन, ये किसके पद है? सूरदास के, मीरा के या कालिदास के? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी, स्पर्श भाग 2 से चैप्टर नंबर 5 है तोप। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत में मतलब चिल्ड्रन कोई चीज जैसे आपको अपने दादा परदादा से मिली हुई हो, या उनकी कोई पुरानी चीज हो, पुराना स्कूटर, पुराने बाइक, पुरानी कार। जैसे किसी बच्चे को अपने दादाजी की पुरानी घड़ी मिली, भले से वो घड़ी 100-200 रुपए की है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो 100-200 की नहीं है, वो प्राइसलेस है। क्यों? क्योंकि दादाजी की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, भले से दादाजी इस दुनिया में ना हो, वो जो यादें हैं वो उस घड़ी के साथ जुड़ी हुई है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि, पूरा क्वेश्चन में से लिखा, ये वस्तुएं हमें अपने पुरखों की, पुरखों मतलब हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनकी पुरखों की याद दिलाती हैं और अपने इतिहास की याद दिलाती हैं। इनसे हमारा गहरा भावनात्मक, भावनात्मक मतलब इनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो काफी अटैच्ड हम होते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, हमारी भावनात्मक संबंध होता है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो इस कविता से हमें तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि ये जो तोप है, जो आज की डेट में रखी हुई है कंपनी बाग में, इसको 1857, याद रखना ईयर लास्ट में पूछूंगा, 1857 में अंग्रेजों ने यूज किया था और बहुत सारे भारतीय लोगों को मारा भी था। लेकिन आज ये यूजलेस है, आज ये केवल एक खिलौना बन के रह गई है। अब इस पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चिड़िया गौरैया होती हैं वो इसमें आके बैठ जाती है। तो आंसर लिखेंगे, इस कविता में हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 में, ठीक है, आपको पता होगा 1857 में मंगल पांडे वाली क्रांति हुई थी, में एक शक्तिशाली हथियार था, परंतु आज यह तोप केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है। अब बच्चे इस पे क्या करते हैं? घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर गपशप करती है, मतलब बैठी रहती है आराम से। कंपनी बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है? भाई कंपनी बाग में रखी तोप ये सीख देती है कि कोई किसी टाइम पे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका जो अंत है वो होता ही होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कंपनी बाग में रखी तोप हमें अंग्रेजों के अत्याचारों की याद दिलाती है कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार हम पर किए, और यह सीख भी देती है कि चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की है, साल में 2 बार सफाई होती है। कब? एक तो 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, और एक 26 जनवरी जिस दिन रिपब्लिक डे होता है। चिल्ड्रन वीडियो को यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में हैं, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही इंग्लिश बाबा के जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। तो इसका भाव यह है कि वो तोप जो एक टाइम पे बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, आज उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब तो वो केवल खेलने की चीज रह गई है, उसके ऊपर छोटे बच्चे बैठ के घुड़सवारी करते हैं, और यहाँ तक कि छोटी छोटी चिड़िया भी बैठकर उस पर बातचीत करती हैं। आंसर लिखेंगे,
इन पंक्तियों में कवि ने तोप की आज की स्थिति को बताया है। क्या बताया है? 1857 की क्रांति में, याद रखना ईयर, बार बार बता रहा हूं, 1857, जिस तोप का आतंक मचा हुआ था, मतलब जिस तोप से अंग्रेजों ने हम पे बहुत अत्याचार किए, हमारे लोगों को मारा, आज वो तोप पूरी तरह से बेबस है। अब तो वो खिलौना बन के रह गई है। छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठकर मस्ती करते हैं, खेलते हैं। चिड़िया भी बैठकर इस पर आपस में क्या करती है? बातचीत करती है, गपशप करती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक ना एक दिन तो होना ही है उसका मुंह। मतलब क्या भाव बता रहा है कि भले से तोप कितनी भी बड़ी थी, कितनी भी उसकी शक्ति थी, लेकिन एक दिन हर शक्तिशाली मनुष्य का एक दिन अंत होता ही होता है। आज कंपनी बाग में रखी तोप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह बात ये दर्शाती है चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। इसका मतलब है इन पंक्तियों में तोप अपनी प्रशंसा कर रही है। तोप अपने बारे में क्या बता रही है कि 1857 में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। मतलब सबसे बड़ा जो हथियार था अंग्रेजों के पास वो तोप था, और उसने कई वीरों को मारा था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। यह तोप डैश में एक शक्तिशाली हथियार था। कब? 1857, 58 या 1859? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी एस सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी, स्पर्श भाग 2 से चैप्टर नंबर 6 है कर चले हम फिदा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? तो आंसर है यस। चिल्ड्रन, हुआ क्या था? 1962 में चीन ने भारत पर हिमालय के रास्ते से आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे जो सैनिक हैं वो डटे रहे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, बलिदान दे दिया, लेकिन अपने देश का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? चीन ने भारत पर 1962 में, कुछ में याद रखना 1962 में तिब्बत की ओर से आक्रमण कर दिया, ठीक है। और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला कैसे किया? वीरता से किया, ब्रेवरी के साथ किया। उसी पृष्ठभूमि पर यह गीत लिखा गया है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? चिल्ड्रन, आपको स्टार्टिंग से ही पता होगा, हिमालय हमेशा से भारत का गौरव और भारत का गर्व रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने अपना सर कटा दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन भारत के और हिमालय के सम्मान में कमी नहीं आने दी। आंसर लिखेंगे, हिमालय हमेशा से भारत का गौरव रहा है ना, हमको गर्व रहा है हमारे हिमालय पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि भारत के जवानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? चिल्ड्रन, जब कोई दुल्हन बनती है, कोई लेडी, लड़की, तो उसको सजाया जाता है, वो लाल रेड कलर का एक गाउन पहनती है। और हमारे जो देश के जो सिपाही थे, जो जवान हैं, उन्होंने अपने लहू यानी कि अपने खून से धरती को कैसा कर दिया है? सजा दिया है, लाल कर दिया है, लेकिन अपने गौरव पर, अपने देश पर आंच नहीं आने दी। आंसर कैसे लिखेंगे? जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने धरती को अपने खून से लाल रंग से सजा दिया है। इसलिए पूरा का पूरा इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो जीवन भर याद रह जाते हैं? कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना किसके? हमारे सैनिकों के, भारत के वीर सैनिकों के बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में बस जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ इस तरह के नेशनल फेस्टिवल आते हैं, उसमें आज भी ये गाना बजता है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों, भाई ऐसा तो है नहीं कि जो टुकड़ी है सेना की उसमें केवल एक ही सैनिक है, एक दो तीन बहुत सारे होते हैं, तो उनके लिए और देशवासियों के लिए क्या है? आने वाली पीढ़ियां भी देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कवि ने बताया है
कि हमारे जिन सैनिकों ने जान दे दी है उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान वेस्ट नहीं होना चाहिए। आने आने वाले टाइम में भी अगर देश को कुर्बानी की जरूरत पड़े तो हमारे देशवासियों को, हमारे वीरों को हमेशा अपने मान सम्मान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात की? चिल्ड्रन, आपने सुना होगा सेना की बटालियन होती है, एक टुकड़ी ये रही, एक टुकड़ी ये रही। कवि ये कह रहा है और सेना के खुद जवान ये कह रहे हैं कि अगर हम मर जाएं, अगर हम बलिदान हो जाएं, तो दूसरी टुकड़ी यानी कि दूसरी सेना की जो बटालियन है वो बिल्कुल रेडी रहे, लेकिन दुश्मन को 1 इंच भी अंदर ना आने दे अपनी भूमि पर। आंसर लिखेंगे, कवि चाहता है कि यदि सैनिकों की एक टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर बढ़ जाए। यहां देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफिले शब्द का प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छी लग रही है, वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है MCQ चैनल, उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बोर्ड के एग्जाम है, आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार हो जाना। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो वो देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। यहाँ पे भारतीय सैनिकों की सराहना की गई है। जब भारत का सैनिक, भारत का जवान युद्ध भूमि में उतरता है तो उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं रहती, उसको चिंता रहती है तो बस एक चीज की, अपनी मातृभूमि के मान सम्मान को बचाने की। इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहा गया इस कविता में? प्रस्तुत कविता देश के सैनिकों की भाषा में लिखी गई है। हमारे सैनिक क्या कह रहे हैं कि हम तो अपनी जान की बाजी लगा ही रहे हैं, अगर आने वाली पीढ़ियों को भी जरूरत पड़े तो वो भी अपने बलिदान के लिए तैयार रहे, लेकिन मातृभूमि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। प्रस्तुत कविता देश की सैनिकों की भाषा में लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि सैनिक कभी अपने देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें अपने प्राणों को ही अर्पित क्यों ना करने पड़े, मतलब चाहे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ क्या कहा गया है कि भारतीय सैनिक बर्फीली जमीन पे, जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, जहां सांस लेने में दिक्कत होती है, धड़कन रुकती जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोका नहीं, दुश्मन से डरकर भागे नहीं, उस ठंड से डरकर भागे नहीं। भारत का जवान आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय जवानों की सराहना करते हुए कहा है कि बर्फीली ठंड में भारतीय जवानों की सांस घुटने लगी, परंतु फिर भी वो किसी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। तो देखिए चिल्ड्रन, कितना अच्छा यहाँ पे मैसेज है हमारी सेना की तरफ से, हमारे सैनिकों की तरफ से, और कवि ने भी कितना अच्छा काम किया है कि इतनी सुंदर कविता और इतनी सुंदर ये जो गाना है वो लिखा है। दूसरा, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए न रावण कोई। चिल्ड्रन, आपको याद होगा रामायण में माँ सीता की रक्षा करने के लिए जब लक्ष्मण जी वन को जाते हैं तो वो एक रेखा यानी कि एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और माँ सीता से कहते हैं कि इस रेखा को पार नहीं करना। आपको पता होगा जब रावण आया था वो भी उस रेखा को पार नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर कवि उसी बात का संदर्भ देते हुए ये कह रहे हैं कि अपने लहू से एक ऐसी रेखा खींच दो कि दुश्मन उसके अंदर कभी आ ही ना पाए, दुश्मन की इतनी हिम्मत ना हो कि वो हमारी मातृभूमि में पैर रख सके। आंसर कैसे लिखेंगे? कवि का भाव है कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है। कवि क्या कह रहे हैं?
हमारी जो भूमि है ये कोई भूमि नहीं है, ये सीता की तरह पवित्र है। शत्रु रूपी रावण हरण करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे चाइना की बात की जा रही है। 1962 में जब उसने हम पर अटैक किया था तो शत्रु को क्या कहा गया है? रावण कहा गया है। इसलिए उनका आग्रह है कि हम आगे बढ़कर उनकी रक्षा करें, यानी हमारी जो मातृभूमि है, हम अपनी मातृभूमि की आगे बढ़ें और रक्षा करें। छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम लक्ष्मण साथियो, तुम ही लक्ष्मण साथियो। मतलब कवि क्या कह रहा है कि हमारे जो देश के जवान हैं और हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। जिस तरह से श्री राम और लक्ष्मण जी ने माँ सीता को बचाया था और उनकी रक्षा करी थी, उसी तरह से हमको अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। कवि का भाव है कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है। जिस तरह से राम लक्ष्मण ने सीता को बचाया, उसी तरह से हमें भी सीता रूपी पवित्र भारत भूमि को दुश्मनों से बचाना है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश ने भारत पर 1962 में तिब्बत की ओर से आक्रमण किया। किसने किया था 1962 में? पाकिस्तान ने, जापान में या चाइना ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी, स्पर्श भाग 2 से चैप्टर नंबर 7 है आत्मत्राण। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले बस आपको ये बता दूं, इस पूरी कविता में जो कवि है एक ही प्रार्थना, एक ही प्रेयर ईश्वर से बार बार कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे दुख मत दो, मेरे लाइफ में चैलेंजेस ना आए। बस आपसे मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उन दुखों को सहने की शक्ति दो, मुझे ताकत दो कि जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में, मैं उस चैलेंजेस को फेस कर पाऊं। बस मुझे इतनी ताकत देना कि मेरा जो पौरुष बल है वो कभी कम ना हो, और मैं दुख के साथ साथ सुख में भी कभी आपको ना भूलूं, आपके नाम का सिमरन मैं करता रहूं। जिस बच्चे को मेरी ये वाली बात समझ में आ गई, उसको अब सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे लगेंगे कि सर ये तो सारा देखते याद हो गया। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन में परेशानियां दे। तो कवि ईश्वर से ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन से परेशानियां हटा दो, नहीं, साथ ही उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति भी दे। तो कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे परेशानियां मत दो, प्रॉब्लम्स मत दो, लेकिन मुझे उनसे लड़ने की शक्ति भी दो ताकि वह इन मुश्किलों पर विजय पा सके। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। देखो फिर से वही वाली बात आ गई घूम फिर के, वही विपदा मतलब परेशानियों से मुझे बचाओ। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे विपदा मत दो, मुझे परेशानी मत दो। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि का कहना है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं कहता कि मुझ पर विपदा ना आए। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझ पर परेशानियां ना आए, मुझे चैलेंजेस ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मुझे उन विपदाओं को सहने की शक्ति दो। कि हे ईश्वर, जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कोई विपदा मेरे पे आए, मुसीबत आए, मुझे बस आप उसको सहने की शक्ति जरूर देना। कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? सहायक मतलब जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपकी कोई हेल्प कर देता है। तो कवि कहता है, कवि सहायक के ना मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष ना हिले। मतलब अगर मुझे जीवन में कोई मेरी सहायता करने के लिए मिले या ना मिले, उस केस में भी मेरा जो बल है, मेरी जो शक्तियां हैं, वो कभी हिले ना, और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। कोई कितना भी बड़ा कष्ट आए, कितना भी बड़ा दुख आए, उसको वो आसानी से सह ले। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अनुनय का मतलब क्या प्रार्थना करता है? अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, वो कहता है ईश्वर से, भले से कोई मेरा साथ ना दे, चाहे पूरी दुनिया मुझे धोखा दे, सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम ना हो। कि हे ईश्वर, कई बार ये देखा गया है कि दुख में तो हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, चाहे मेरे साथ कितना भी गलत हो जाए, मुझे कितने भी दुख मिले, सब लोग मुझे धोखा दे दें, लेकिन आप में मेरी आस्था कभी कम ना हो और मैं आपका सिमरन करता रहूं। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट करनी है कि ये जो टाइटल है आत्मत्राण, बिल्कुल सही है। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा की भय से मुक्ति। मतलब हमारे अंदर तक किसी भी तरह का हमको कोई डर ना रहे, दुख ना मिले, ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता। देखो स्टार्टिंग से ये चीज रिपीट हो रही है, वो ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दुख ना मिले, मुझे परेशानियां ना मिले, बल्कि मिले हुए दुखों को सहने की
शक्ति के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए यह शीर्षक जो है पूर्णतः सार्थक है, पूरी तरह से ये शीर्षक सही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं लिखिए। तो चिल्ड्रन, अगर खाली आपके एग्जाम आ रहे हैं और आप केवल प्रार्थना करते रहो तो थोड़ी ना पास होगे। प्रार्थना के साथ साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, आप हार्डवर्क करेंगे, तो आंसर लिखेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त मैं परिश्रम करता हूं, यानी मैं हार्डवर्क करता हूं और प्रतिदिन यह कोशिश करता हूं कि मेरे प्रयास पहले से बेहतर हों। मतलब मैं जानता हूं कि मेरा कंपटीशन बाहर से नहीं, अपने आप से है। आज जो मैंने काम किया, कल जो काम करूंगा उससे बेहतर होगा, उसके अगले दिन काम जो करूंगा उससे बेहतर होगा, यानी मैं हर दिन थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता हूं। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? चिल्ड्रन, आपने दूसरी कविताएं देखी होंगी, उसमें कवि अक्सर ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन से जो भी दुख है उनको हटा दो, परेशानियों को कम कर दो। लेकिन यहाँ पे कवि ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। कवि कह रहे हैं दुख आ रहे हैं, दुख दे दो, परेशानी आ रही है, आने दो, बस मुझे इनको सहने की शक्ति दो। अन्य प्रार्थनाओं में यह देखा गया है कि कवि ईश्वर से यह वरदान मांगता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, परंतु इस कविता में कवि यह कहता है कष्ट चाहे आते रहे, पर ईश्वर उन कष्टों से लड़ने की ताकत कवि को दे। अब है चिल्ड्रन, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसको करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा चिल्ड्रन, जैसा कि आप क्लास 10th में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे एमसीक्यू आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। तो कवि क्या कहता है? इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर ईश्वर को याद रखना चाहता है। चिल्ड्रन, हमने कई बार देखा होगा कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब तो हम ईश्वर को याद करते हैं, और सुख के समय में ईश्वर को दुनिया भूल जाती है। तो कवि ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, मेरी बुद्धि ऐसी रखना कि जब मेरे जीवन में सुख आए, सब कुछ सही चल रहा हो, उस समय में मैं आपको सिर झुकाकर आपको याद करता रहूं। एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता है कवि। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। मतलब क्या कह रहा है कि मैं कभी भी हार ना मानूं, चाहे कितना भी मुझे परेशानी होती रहे, कितना भी वो होता रहे, लेकिन मुझे आप बल देना कि मैं हर चीज को ठीक से सहूं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि ही उठानी पड़े, मतलब उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपना मनोबल ना खोए। बस जो ईश्वर मेरी आंतरिक शक्तियां हैं, जो मेरा बल है, वो कभी खोने ना पाए। वह उस स्थिति का सामना भी साहस पूर्वक करे कि हे ईश्वर, कितनी भी परेशानियां और दुख आती रहे, मुझे इतना बल देना, इतनी शक्ति देना कि उन सब का मैं सामना साहस पूर्वक करूं, वीरता के साथ करूं। तरने की हो शक्ति अनामय मेरा भार, अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि कामना करता है यदि प्रभु दुख दो तो उसको दुख को सहने की शक्ति भी देना। अब आप देख रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन में, हर भाव में ये वाली बात स्पष्ट हो रही है। बार बार कवि एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि प्रभु, आप चाहे तो मुझे दुख दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति जरूर देना। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, वो ये नहीं कहता मेरा भार कम कर दो, मेरी जिम्मेदारियां कम कर दो, बल्कि उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कवि प्रार्थना करता है कि जो भी मेरी जिम्मेदारियां, जो भी चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, उसको सहने की शक्ति आप मुझे दो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कवि किसको भूलना नहीं चाहता है? गॉड को, पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। एक चैप्टर है बड़े भाई साहब। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो कि मौखिक वाले हैं, पहले कुछ क्वेश्चन, ठीक है।
कथा नायक की रुचि किन किन कार्यों में थी। कथा नायक मतलब जो कहानी का हीरो है, जो लेखक है, उसको किस काम में मन लगता था? उसको भागने दौड़ने में, खेलने कूदने में, कागज की तितलियां बनाने में, चार दीवारी कूदने में। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका मौज मस्ती में ज्यादा मन लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वही लेखक के साथ था। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? कथा नायक की रुचि खेलकूद में थी, फुटबॉल में थी, वॉलीबॉल में थी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, होता है ना बच्चों को कूदने का शौक होता है, पतंग उड़ाना आदि, ये सब कार्यों में उसकी रुचि थी, मतलब वो इंटरेस्ट लेता था। बड़े भाई छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे? चिल्ड्रन, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, कभी कभी पापा आपको फोन करते हो, हाँ भाई कहाँ है भाई, वेयर आर यू? तो हमेशा वो जब भी उससे सवाल पूछते थे, सबसे पहले उससे पूछते थे कहाँ थे। कहाँ थे मतलब कहाँ खेल रहे थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? वे उससे हमेशा यही सवाल पूछते थे, बस ये है आंसर, कहाँ थे। और इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। क्लियर है? किसमें लिखोगे? कहाँ थे। चलिए, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जो लेखक है वो कहता है जब मैं बार बार पास होता जा रहा था, एक भी बार फेल नहीं हुआ, तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। फिर तो भाई साहब मेरे दिमाग में ये वाली बात आ गई, अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। तो मैंने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल कम कर दिया और खेल कूद मौज मस्ती ज्यादा शुरू कर दी। आंसर कैसे लिखोगे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई को लगने लगा यदि अब वह पढ़े या ना पढ़े, कि भाई अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, वह आसानी से पास हो सकता है। ठीक है, उसको लगा अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, अब तो मैं आसानी से पास हो ही जाऊंगा। इसलिए उसने पढ़ना तो बंद कर दिया और दिन भर खेल कूद मौज मस्ती करने लगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? तो वो उम्र में उससे 5 साल बड़े थे। ठीक, लिख दोगे बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब पढ़ते थे नवी। नवी को बोलते हैं चिल्ड्रन हम 9th क्लास, और वो 9th क्लास में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जैसे कुछ करते करते पेन के ऊपर ना अपनी कॉपी के ऊपर स्क्रिबलिंग करने लगते हैं, कुछ डायग्राम्स वैसे ही बनाने लगेंगे, बैठे बैठे लेक्चर सुनते सुनते, है ना, करने लगते हैं ना, हम थोड़ा बोर होते हैं, या फिर वो कुछ गुनगुनाने लगते थे। तो आंसर क्या लिखोगे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए अपने पेपर के हाशिए पर कुछ चित्र वगैरह बनाने लगते थे, कुत्ता बिल्ली के, कुछ गुनगुनाने लगते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। तो आंसर कैसे लिखोगे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया कुत्ते बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, और कई बार कुछ गुनगुनाने लगते थे। होता है ना, हम भी कुछ काम करते करते गुनगुनाने लगते हैं, गाना वगैरह गाने लगते हैं। आप करेंगे लिखित वाले क्वेश्चंस। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? चिल्ड्रन, आपने भी देखा होगा, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, आपको लगा भाई साहब आज से मोबाइल मोबाइल छोड़ दूंगा, आज से गेम खेलना छोड़ दूंगा, आज से टाइम टेबल बनाऊंगा, इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। तो एक दो दिन तो वो फॉलो होता है, उसके बाद फिर तुम अपने मोबाइल में टीवी में अपने इन सब गेम्स वगैरह में लग जाते हो, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो सेम हमारे लेखक के साथ हुआ, उसके बड़े भाई साहब समझाते थे कि भाई पढ़ ले पढ़ ले, तो उसने बड़ा मोटिवेट होकर अपना टाइम टेबल बनाया। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जब वो पढ़ने बैठता था उसके दिमाग में हमेशा खेल कूद मौज मस्ती फुटबॉल ये सब चलता रहता था, जिसकी वजह से वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। तो आंसर कैसे लिखोगे? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि अब वह खेल कूद में नहीं बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देगा। जैसे आपके साथ होता ना भाई साहब, अब तो भाई मैं खेल कूद छोड़ दूंगा, अब तो केवल कल से पढ़ाई करूंगा। आप टाइम टेबल भी बना लेते हो, तो सेम उसने किया। लेकिन वह उसका पालन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके मन में हर समय खेलकूद और मौज मस्ती ही चलती रहती थी। लेकिन वो फॉलो कर क्यों नहीं कर पाया टाइम टेबल को? क्योंकि जब भी पढ़ने बैठता था उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, खेलना कूदना मौज मस्ती करना। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अब ऐसा था कि जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई साहब को हमेशा समझाते थे कि बेटा पढ़ा करो, पढ़ने से कुछ बन जाओगे, है ना। तो एक बार ये गुल्ली डंडा खेलता रहा बहुत देर तक, और जब छोटे बड़े भाई साहब को पता चला कि ये गुल्ली डंडा खेल के आया तो उसको डांट भी लगाई और इसको समझाया कि बेटा गुल्ली डंडा में कुछ नहीं रखा, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा अच्छा भविष्य बन जाएगा, फ्यूचर में कुछ बन जाओगे। आंसर कैसे लिखोगे? पूरा का पूरा, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत डांटा, पहले तो उसको बहुत डांट लगाई, तुम पढ़ पैसे बर्बाद कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ये वो।
उन्होंने उसे यह भी समझाया कि गुल्ली डंडा खेलने से भविष्य में कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा बेटा जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कोई अफसर वगैरह बन जाओगे, अगर पढ़ाई करोगे, गुल्ली डंडा से कुछ नहीं हासिल होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और क्या कहा उन्होंने कि बेटा तुम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? चिल्ड्रन, अगर आपका भी कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो आपने देखा होगा कि अक्सर ना, जैसे दो भाई होते हैं तो बड़े भाई को डांट पड़ती है कि देख जैसा तू करेगा वैसे ही तेरा छोटा भाई, तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा छोटा भाई भी पढ़ाई नहीं करेगा। तो सेम बात यहाँ पे हुई। क्वेश्चन है बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी? ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं करता था खेलने का कूदने का, उनका भी मन करता था, लेकिन उनको पता था अगर वो खुद खेलेंगे कूदेंगे ज्यादा, खुद ज्यादा मौज मस्ती करेंगे तो उनको देख के छोटा भाई भी करेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? बड़े भाई को खेल कूद खूब पसंद था, ठीक है, और उन्हें पता था यदि वे खेलेंगे कूदेंगे तो छोटा भाई भी नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं है बड़े भाई को खेलना कूदना पसंद नहीं था, खूब पसंद था, लेकिन उनको यह पता था कि अगर वो खुद खेलने लगेंगे, खुद मौज मस्ती करेंगे तो छोटा भाई भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती, तो बेचारे को मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब सॉरी, चाहते हुए भी खेलता वो नहीं था। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? वही सलाह देते थे कि बेटा खेल कूद पे कम और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाओ ताकि थोड़ा कुछ बन जाओ। बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय ना गंवाने की सलाह देते थे। कहते थे अपना टाइम वेस्ट मत करो पढ़ा इसमें, खेल कूद में, और अपना टाइम दिन रात किस में लगाओ? पढ़ाई में लगाओ। वे बड़ा होने के कारण उसे ये सब सलाह देते थे। अब बड़ा भाई छोटे भाई को सलाह क्यों देता था? क्योंकि वो बड़ा था और बड़ा भाई छोटे भाई का हमेशा क्या चाहता है कि इसका अच्छा ही हो लाइफ में। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? अब जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे को बस प्यार से समझाते थे, कभी मारते पीटते नहीं थे। इस वाली बात का छोटे ने क्या फायदा उठाया कि चलो यार भैया ने तो कह दी, कोई बात नहीं है, और उसने पढ़ाई लिखना बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया था मैं तो पास हो ही जाऊंगा, और उसने पूरा टाइम पतंगबाजी मतलब पतंग उड़ाना चालू कर दिया। छोटे भाई यानी लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का यह फायदा उठाया कि पूरा का पूरा क्वेश्चन से। चिल्ड्रन, ये जो मैं अंडरलाइन करता हूं आपको अंडरलाइन नहीं करना है, ये मैं आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन में से ही कुछ पार्ट को कॉपी कर सकते हो। उसके मन में यह भावना आ गई कि अब तो वो पढ़े या ना पढ़े परीक्षा में पास अवश्य हो ही जाएगा। मतलब इसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, और उसने अपना सारा समय पतंगबाजी में लगाना शुरू कर दिया। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में लिखिए। पहला क्वेश्चन है बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अव्वल मतलब क्लास में फर्स्ट आता। देखो चिल्ड्रन, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि उसका बड़ा भाई उसका हितैषी था, उसका अच्छा चाहता था। जब भी वो जरूरत से ज्यादा खेलता था, जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती करता था, टाइम वेस्ट करता था, बड़े भैया उसको डांटते भी थे और समझाते भी थे, और ये बड़े भैया की डांट का ही असर था कि वो पढ़ाई करता था और इसी वजह से वो क्लास में फर्स्ट आया। अगर बड़ा भाई ना होता, वो उसको ना डांटता ना समझाता, तो वो पूरा टाइम वेस्ट कर देता खेल कूद और मौज मस्ती में और कभी भी वो क्लास में अव्वल नहीं आता। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? छोटा भाई पढ़ाई में तेज तो था परंतु साथ साथ ज्यादा खेलकूद और मस्ती करने वाला भी था। समझ में आया कि जो छोटा भाई था वो तेज तो था पढ़ाई में लेकिन पूरा टाइम क्या करते रहता था? मस्ती करता रहता था। बीच बीच में उसके बड़े भाई उसे डांटते थे और समझाते थे कि मौज मस्ती से भविष्य में कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसको जो बड़े भाई थे वो समझाते थे कि बेटा कुछ पढ़ लोगे, लिख लोगे, कुछ बन जाओगे भविष्य में, और इस खेलकूद से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल ना आता। भाई साहब पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? देखो चिल्ड्रन, अगर आप भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कई बार टीचर बस या बच्चे बस ये फोकस करते हैं कि बस हम तो रट लें चीजों को, चाहे चीजें समझ में आए या ना आए, अगर हमने पेज भर दिया तो हम पास हो जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या लेखक ने ये व्यंग किया है कि आज की शिक्षा जो है अंग्रेजी शिक्षा, वो रटाने पे ध्यान देती है, समझाने पे ध्यान नहीं देती कि बस कैसे भी बच्चा पास यानी कि उत्तीर्ण हो जाए।
आंसर कैसे लिखोगे? लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल दिया जाता है। होता है स्कूल में टीचर्स कहते हैं स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान बस इस बात पर दिया जाता है कि कैसे भी बच्चा रट ले और उत्तीर्ण हो जाए, कैसे भी बच्चा मतलब रट रटा के बस पास हो जाए। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती, उसके लिए अनुभव भी आवश्यक है। चिल्ड्रन, जैसे आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, हो सकता है आपके दादाजी ने, आपकी दादी ने कम पढ़ाई करी हो, लेकिन उन्होंने जीवन का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? अब देखो, जो बड़ा भाई है वो हमेशा छोटे भाई को डांटता रहता था, समझाता रहता था, लेकिन एक दिन बड़े भाई ने ऐसा कहा कि बेटा तुम कुछ पढ़ लोगे, लिख लोगे, कुछ बन जाओगे, कोई सेठ बन जाओगे, कोई नवाब बन जाओगे, कोई अफसर बन जाओगे। और बड़े भाई ने यह भी कहा कि मैं चाहे खुद फेल हो जाऊं लेकिन मैं तुझे फेल होने नहीं दूंगा। तो जब छोटे भाई ने ये वाली बात सुनी, यार कि बड़े भाई साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो छोटे भाई को भी लगने लगा कि मुझे इनका आदर करना चाहिए, और उस दिन उनसे बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव आ गई। एक समय ऐसा आया कि छोटे भाई के मन में यह भावना आ गई कि वो पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना चिल्ड्रन, उसके दिमाग में क्या बात आ गई थी, भाई अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। और उसने अपना सारा समय पतंगबाजी में लगाना, भाई ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। तब उसके छोटे भाई ने उसे डांटा और समझाया कि मौज मस्ती से भविष्य में कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, इससे छोटे भाई की आंख खुल गई, उसको समझ में आ गया, और बड़े भाई और उसके मन में बड़े भाई साहब के प्रति क्या जगह है? श्रद्धा का मतलब होता है रेस्पेक्ट, कि यार मैं अब और ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगा अपने बड़े भाई का। बड़े भाई की स्वाभाविक विशेषताएं बतानी है। तो बड़े भाई की क्या विशेषताएं हैं? वो परिश्रमी है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे समझाते रहते हैं। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताब के अनुभव में से किसको महत्वपूर्ण कहा? देखो, एक तो होता है जीवन का अनुभव, एक होता है बुक पढ़ के। तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी अनुभव में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों को होता है, जो हमसे बड़े हो गए उम्र में, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, और जो ज्ञान बड़ों को है वो हमें पुस्तक यानी खाली किताबी कीड़ा बनने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस यानी अनुभव से आती है। अब ये कह रहा है पाठ के किन अंश से पता चलता है कि छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो ये चार अलग अलग क्वेश्चन है, इनको एक एक करके आंसर करेंगे। तो कौन सी बात से हमें पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? जब बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाते हुए यह कहा कि वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा, यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए क्या आ गया? आदर आ गया। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। लेखक को ये वाली बात कब फील होती है? बड़े भाई को जिंदगी का बड़ा अनुभव है, वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से परिवार पालन किया। एक बार होता यह है कि बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि देख, तू अगर नहीं पढ़ेगा तो ये पैसा बर्बाद हो रहा है, ये पैसा दादा ने बड़ी मेहनत से कमाया है और बड़ी मेहनत से हम घर चलाते हैं, मतलब ठीक है। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। ये वाली बात लेखक को कब अनुभव होती है? एक बार पतंग कट के जा रही थी, तो भाई साहब उस पतंग को लूट लेते हैं और भागते हुए जाते हैं। तो बड़े भाई ने जैसे ही कटी हुई पतंग को लूटा, वो खुशी में हॉस्टल की तरफ भागते हुए गए, जिससे पता चलता है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, किस बात से पता चलता है? बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई को पढ़ाई के लिए समझाते थे। जब छोटा भाई ज्यादा खेलकूद में लग जाता था तो उसे डांटा भी करते थे। तो चिल्ड्रन, हमें डांटेगा कौन? हमसे ये कहेगा कौन कि पढ़ा लिखा करो? वही पर्सन तो कहेगा जो हमारा भला चाहता है। जो हमारा नुकसान चाहेगा वो क्यों चाहेगा कि हम पढ़ें, कुछ बन जाए? ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक ने किसके बारे में इस पाठ में बताया? अपनी मदर माता के बारे में, पिता फादर के बारे में, या एल्डर ब्रदर के बारे में? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी का चैप्टर नंबर 9 है, डायरी का एक पन्ना। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो,
सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ इमेज दिखा रहा हूं आपको, पहले यहां से समझो। मान के चलो आपका कोई बर्थडे आया, ठीक है, आपके बर्थडे पे आपके एग्जाम चल रहे थे, तो आपके घर वालों ने कहा यार इस बार सेलिब्रेट नहीं कर सकते या बस हल्का फुल्का घर में ही कुछ कर लो, तो आप उस साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन अगले साल जब बर्थडे आया तो घर वालों को क्या लगेगा और आपको क्या लगेगा, यार मैंने पिछले साल भी बर्थडे नहीं मनाया, इस बार धूमधाम से मनाऊंगा और अच्छी तरह से मनाऊंगा। तो हुआ ये था, जब 26 जनवरी 1930 यानी कि एक साल पहले की बात करें, तो आजाद भारत में इन्होंने एक मुहिम चलाई हमारे क्रांतिकारियों ने कि हम अभी से आजादी मनाने लगेंगे जिससे अंग्रेज चले जाए। तो पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, गुलाम देश में, जबकि आजाद नहीं हुआ था, आजाद तो 1947 में हुआ था। लेकिन उस टाइम पे कलकत्ता जो है उस चीज को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो इस चीज से कलकत्ता की थोड़ी सी बदनामी भी हुई कि आपने आजादी के उसमें समारोह में भाग नहीं लिया। तो 1931 में जब अगले साल वो दिन आया, तब इस बार कलकत्ता वालों ने दिखा दिया कि भाई जो पिछले साल की जो कसर रह गई है वो इस साल हम पूरी कर देंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे, जब पहली बार 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तब उसमें कलकत्ता वासी ठीक से भाग नहीं ले पाए थे। मतलब जब 1930 में, तो उसमें कलकत्ता वासियों का ठीक से मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, हर जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, हर जगह झंडे लगे हुए थे, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस किस पर था? चिल्ड्रन, जब भी सुभाष बाबू आए तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। अब यहाँ पे भार का मतलब समझ रहे हो, जैसे क्लास 10th के आपकी एक क्लास टीचर होंगी, तो अटेंडेंस वगैरह लेना ये सारा काम किसका है? आपके क्लास टीचर का है। तो ऐसे ही जुलूस को पूरी तरह से देखना वो किसका काम था? पूर्णदास का। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जैसे विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आंसर कैसे लिखोगे? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात की ओर संकेत करना चाहते थे? अब कलकत्ता वालों ने, ये चिल्ड्रन मैंने एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाई है उस टाइम की, 1931 की। तो कलकत्ता वासियों ने भाई साहब उस दिन काम वाम छोड़ के पूरी तरह से जुलूस में शामिल हो गए, जगह जगह उन्होंने तिरंगे लगा दिए। अब वो इस बात का संकेत देना चाहते थे कि अंग्रेजों, अब तुम्हारी जो ये जो चीजें चल रही हैं अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, अब हम आजाद हैं। पूरा क्वेश्चन सही, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी, अब अंग्रेजों की नहीं चलेगी, भारत अब आजाद है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? इस चीज को यहां पे हम समझेंगे पहले चिल्ड्रन। क्योंकि जब जुलूस निकलने वाला होता है, क्या अंग्रेज चाहते थे ये लोग जुलूस निकालें? क्या अंग्रेज ये चाहते थे कि इनको आजादी मिले? नहीं। तो इसीलिए उनको लगा कि ये बड़ी बड़े पार्क वगैरह में आएंगे, ऐसी जगह गैदरिंग होंगे, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले भेज दिए जाएं। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा होकर आजादी का जुलूस ना निकाल पाए। चिल्ड्रन, जब भी पुलिस वर्ड आएगा तो इस वर्ड में यहां पुलिस का मतलब है अंग्रेज, अंग्रेज लोग, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 25 to 30 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई कलकत्ता में? जगह जगह झंडे लगा दिए गए, जगह जगह जुलूस निकाले गए, जगह जगह नारे लगाए गए। तो आंसर कैसे लिखोगे? नंबर 1, कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए, ठीक है। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए, ठीक है। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। भाई अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए सब लोग वहां जाने लगे। आज जो बात थी वो निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला था? क्योंकि कलकत्ता में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हर जगह झंडे लग रहे हों, लोगों में जोश देखने के लिए मिल रहा हो, जगह जगह जुलूस निकालते जा रहे हैं, लोग हाथों में झंडा लिए जा रहे हैं,
ठीक है, जगह जगह पुलिस लगी हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इसलिए वो दिन निराला था। निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि आज जो बात थी वह निराली थी। नंबर 1, कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगे हुए थे। नंबर 2, लोगों की भीड़ में आजादी का जश्न था। लोग, हालांकि देखो आपको पता होगा 1947 में हमको प्रॉपर आजादी मिली है, लेकिन लोगों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया। पुलिस पूरी कोशिश के बाद भी आजादी के जुलूस को नहीं रोक पाई। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, गिरफ्तारी भी कर रही थी, लेकिन फिर भी जोश ऐसा था कि जुलूस को जो पुलिस है वो रोक ही नहीं पाई। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? देखो मजा आ जाएगा आपको ये वाली बात सुन के। पुलिस कमिश्नर ने भाई साहब नोटिस लगा दिए हर जगह, और ये नोटिस निकलवा दिया अगर कोई भी जुलूस निकालेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि उसको कानून तोड़ा है। लेकिन काउंसिल वाले कहाँ मानने वाले थे भाई साहब? इन्होंने कह दी भैया जिसके बाप में दम हो हमें रोक के दिखाए। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया काउंसिल का कुछ भी नोटिस हो, झंडा हम फहरा के रहेंगे और जो जुलूस हम निकाल के रहेंगे। अब ये पूछ रहा क्या अंतर था? एक तरफ कमिश्नर कह रहा है कि भाई जुलूस नहीं निकालना, अगर लोगों को इकट्ठा नहीं होना, अगर जुलूस निकाला तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन काउंसिल फिर भी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, हम जुलूस भी निकालेंगे, हम झंडे भी फहराएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा। देख रहे हो, पुलिस कह देती है ना, जैसे जब कोरोना आया था कि एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। देख लो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं देश प्रेम की जो एक फीलिंग है वो तुम्हारे अंदर जरूर आएगी। वीडियो को लाइक करके चिल्ड्रन कमेंट में जय हिंद इस वीडियो में जरूर लिखना, जय हिंद, तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। काउंसिल ने क्या कह दिया? भाई साहब जिसे नोटिस निकालना है निकाल ले, हम मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे, जिसमें दम हो रोक के दिखाए। इस प्रकार ये दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? अब जुलूस निकल रहा था भाई साहब, जगह जगह लोग झंडे लेके जा रहे थे, जगह जगह नारेबाजी हो रही थी। अब पुलिस ने क्या किया भाई साहब? लाठीचार्ज बुरी तरह से शुरू कर दिया। अब जब लाठीचार्ज शुरू कर दिया, इन्होंने सोचा कि इनके नेता को ही गिरफ्तार कर लो। उधर इन्होंने, पुलिस वालों ने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया। हालांकि लोग फिर भी टूटे नहीं। जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया तो जो हमारी जो लेडीज हैं वो आगे बढ़ती गई, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस वजह से थोड़ा सा जुलूस टूट गया। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और पुलिस की लाठीचार्ज से बहुत सारे लोग घायल हो गए। क्योंकि जब नेता को ही पकड़ लोगे, और फिर बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन फोटो को खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। अब जो डॉक्टर दास गुप्ता थे, देखो इन्होंने कितना बढ़िया काम किया। जो लोग घायल हो रहे थे उनकी देखभाल तो कर ही रहे थे, साथ के साथ उनके फोटो उतरवा रहे थे। चिल्ड्रन उन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तो था नहीं कि आपने लाइव चले गए और ये दिखा दिए। कम से कम जो फोटो खींचे जाएंगे घायल लोगों के, कम से कम ये बाद में प्रूफ तो बनेंगे कि देखो अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए, हमारे निर्दोष लोगों को कितना मारा पीटा है। तो इस चीज के लिए वो फोटो खींच खींच के रख रहे थे, क्योंकि बाद में तो ये मुकर जाएंगे, ये कहेंगे हमने तो लाठीचार्ज किया ही नहीं, हमने तो किसी को मारा पीटा है ही नहीं। लेकिन जो फोटो खिंचा हुआ है वो झूठ थोड़ी बोलेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन में से, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की फोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि अंग्रेजों के जुल्म का पर्दाफाश किया जा सके। समझ में आ गया? ताकि कल को जब कोर्ट कचहरी अदालत में बैठे या किसी दूसरे देश की बात हो तो हम दिखा सकें कि देखो हमारे लोगों पे कितने अत्याचार किए। और ये फोटो इस बात को भी प्रमाणित करेंगे कि कलकत्ता के लोग भी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं है। दूसरा, भाई पिछले साल तो कलकत्ता के लोगों को थोड़ा सा वो सहनी पड़ी थी कि यार तुमने भाग नहीं लिया, तुम्हें आजादी नहीं चाहिए वो। तो जब इस तरह के फोटो दिखाए जाएंगे लोगों को, हर जगह सर्कुलेट होंगे, तब ये पता चलेगा कि कलकत्ता के लोग भी किसी से कम नहीं है। चिल्ड्रन अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, और आपको पता ही होगा सीबीएसई बोर्ड ने और स्टेट बोर्ड्स ने साफ साफ कह दिया है आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, उसके लिए आप आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने 1,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमने कर लिए हैं। इस तरह का इसका लोगो है और MCQ चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 to 60 वर्ड्स में दीजिए। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो चिल्ड्रन यहां ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आदमी तो आदमी, औरतें भी उस दिन कम नहीं थी भाई साहब। औरतों में भी जो उत्साह था वो बिल्कुल देखने वाला था। पुलिस ने खूब कोशिश करी उनको रोकने की और उनकी गिरफ्तारियां भी करी, लेकिन फिर भी लेडीज आगे बढ़ती ही गई जुलूस में। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस के द्वारा रोकने और गिरफ्तारियों के बावजूद भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, देख रहे हो? तो यार एक सल्यूट बनता है हमारी लेडीज के लिए भी, और लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? अब जैसे ही लाल बाजार में पहुंचा, पुलिस ने भाई साहब अंधाधुंध लाठीचार्ज मतलब मारना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग घायल भी हुए। थोड़ा सा जुलूस टूटा भी, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ। जुलूस के लाल बाजार आने पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस डंडे बरसा रही थी, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही थी। लाठीचार्ज से लोग घायल भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी उत्साह लोगों में बना हुआ था। फिर भी वो घर जाने को तैयार नहीं थे। वो भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लेना, पहले आंसर की तरफ मत बढ़ना। आंसर तो बिल्कुल जरा सा है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक की कहानी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? चिल्ड्रन, अंग्रेजों ने एक कानून लगा दिया कि भैया 10 लोग मिलेंगे नहीं और इकट्ठा नहीं होंगे और जुलूस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे भाई? तुम हमारे देश में आके हमारे लोगों को मारो पीटो, हमारे रिसोर्सेज को यूज करो और हम जुलूस भी ना निकालें तुम्हारे खिलाफ, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे कौन से कानून को, यहाँ पर अंग्रेजी राज द्वारा सभा न करने के कानून, उन्होंने क्या नोटिस निकाला था कमिश्नर ने? कोई सभा नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं होगा। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, यहाँ पर अंग्रेजी राज द्वारा सभा ना करने के कानून को उल्लंघन करने के। अब ये पूछ रहा है क्या हमारे लोगों ने जो जुलूस निकाले क्या वो करना उचित था? बिल्कुल उचित था। यह कानून भंग करना इसलिए उचित था क्योंकि यह कानून भारत के लोगों की स्वतंत्रता छीन रहा था। भाई देखो, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मतलब आज की डेट में हम डेमोक्रेसी पढ़ते हो, जहां पे हम लोगों को स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया। लॉकअप मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी मैदान, इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से अपूर्व क्यों? अपूर्व मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज में लोग घायल होते रहे, स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारी देती रहीं, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है भाई साहब, मतलब लेडीज भी आगे आ गई, वे आजादी के नारे लगाते रहे, और इसलिए ये दिन, इस दिन को अपूर्व बताया गया। अब है आशय स्पष्ट। आशय का मतलब होता है अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज कुछ ऐसा हुआ जो हुआ वो अपूर्व हुआ है, ठीक है। बंगाल का नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, कलंक किस बात का था कि 1930 में यार ये इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको आजादी नहीं चाहिए, इनको तो अपने काम से मतलब है। तो आज वो जो कलंक है कलकत्ता या बंगाल पे, वो धुल गया, क्योंकि आज कलकत्ता के लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमें भी आजादी चाहिए और हम भी किसी से कम नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे? 1930 में जब गुलाम भारत में पहली बार आजादी का जश्न मनाया गया, तो उसमें बंगाल और कलकत्ता की अहम भूमिका नहीं थी। ये वाली बात हमने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन 1931 में कलकत्ता के लोगों ने आजादी के जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। और नेक्स्ट है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की। याद है भाई, कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कोई सभा नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन काउंसिल ने खुला चैलेंज कर दिया, जिसके बाप में दम है रोक के दिखाए बेटा, हम झंडा भी लहराएंगे और प्रतिज्ञा भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे, जा बेटा देख लेंगे। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा, मतलब गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ऐसे लोग कानून के खिलाफ होगा मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। काउंसिल ने नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 में, जा बेटा जिसमें दम हो रोक के दिखाइयो, 4:24 पे झंडा फहराया जाएगा, बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय, तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। शाबाश चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। 1930 के आजादी के जश्न में कौन बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाया था? दिल्ली नहीं ले पाया था 1930 में, मेरठ नहीं ले पाया था, या कलकत्ता?
आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी, चैप्टर नंबर 10 है ततारा वमीरो कथा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक, तो एक एक लाइन के आंसर है स्टार्टिंग में। ततारा वमीरो कहाँ की कथा है? चिल्ड्रन आपने आइलैंड सुने होंगे, अंडमान निकोबार, ये वहां की कथा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ततारा वमीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वमीरो अपना गाना क्यों भूल गई? इसमें जो ततारा है वो एक लड़का है और वमीरो एक लड़की है। तो वमीरो समुद्र के किनारे गाना गा रही थी, तभी समुद्र की लहरें आके उससे टकराती हैं और हड़बड़ाहट में वो गाना भूल जाती है। अचानक समुद्र की ऊंची लहरों ने वामीरो को भिगो दिया। ये देख रहे हो, ये वामीरो खड़ी, यहाँ पे लहरें आई और इसको गीला कर दिया। इसी हड़बड़ाहट में वो गाना भूल गई। ततारा ने वमीरो से क्या याचना की? अब ततारा भी वहां पे घूम रहा था, वमीरो वहां पे गाना गा रही थी। ततारा को वमीरो से प्यार हो जाता है, तो ततारा वमीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वमीरो वहां पे कल दोबारा आए, कल शाम को वो दोबारा आए। ततारा ने वमीरो से याचना की कि वह कल उसी समुद्री चट्टान पर आए। कहाँ? एक्चुअली हुआ ये था कि ततारा जब वहां घूम रहा था तो उसने किसी का गाना सुना, कोई बहुत मधुर आवाज में गाना गा रहा था, और वो कौन थी? वो थी वमीरो। तो ततारा ने कहा, क्या तुम प्लीज कल दोबारा आ सकती हो यहाँ पे, है ना, कल हम दोबारा मिलेंगे। ततारा और वमीरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा अलग गांव से बिलोंग करता था और वमीरो अलग गांव से। तो उस टाइम पे ये कंडीशन होती थी, ये रीति रिवाज था कि इस गांव की शादी इसी गांव में होगी, यानी कि यहाँ का लड़का है तो इसी गांव की लड़की होगी, किसी बाहर के गांव के लड़के की शादी नहीं हो सकती। तो ये रीति थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? ततारा और वमीरो के गांव की रीति थी कि विवाह संबंध बाहर के किसी गांव वाले से नहीं हो सकता था। जैसे ये गांव है और ये गांव है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये वाला जो गांव है इस वाले गांव में शादी कर ले, नहीं, या ये वाला गांव इसमें, इसकी शादी इसी के यही लड़के से होगी, इसकी शादी यहीं से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध में ततारा ने क्या किया? जब ततारा को गुस्सा आया तो उसने अपनी कमर पे जो तलवार लगी रहती थी उसको जमीन में गाड़ दिया। क्रोध में ततारा ने कमर पर लटकी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। ये देखो, गाड़ दी जमीन में। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? चिल्ड्रन अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, ततारा हमेशा अपनी कमर में एक तलवार को बांधे रखता था, लेकिन वो तलवार किसी मेटल की नहीं थी, वो लकड़ी की तलवार थी, और लोगों का यह मानना था कि उसकी तलवार में दिव्य शक्तियां थी। ततारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी जो हमेशा ततारा की कमर पर बंधी रहती थी। लोगों का मानना था कि उस तलवार में दैवीय शक्ति थी। वमीरो ने ततारा को बेरुखी से क्यों जवाब दिया? अब चिल्ड्रन कोई लड़का अचानक आके एक लड़की से बात करने लगे जो उसको जानती भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लड़की इरिटेट हो जाएगी। तो ततारा ने गलती क्या कर दी थी, उससे उसका नाम पूछ लिया कि तुम कौन से गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वमीरो ने उससे ये कह दिया बड़े रूडली कि तुम होते कौन हो भाई मुझसे ये पूछने वाले हैं, तुम पहले अपना नाम तो बताओ। वमीरो ने, याद रखना चिल्ड्रन, वमीरो ये लड़की है और ततारा ये लड़का है, यानी ततारा हीरो है और ये हीरोइन है। वमीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वो कौन है। हुआ ये था कि जब ये गाना गा रही थी, अचानक से भाई साहब आए और इसके बीच में पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो। तो इस लड़की ने कहा पहले भाई तू बता, तू कौन है जो इस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ततारा वमीरो की त्यागमी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? चिल्ड्रन जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ततारा अलग गांव से था, वमीरो अलग गांव से थी। उस टाइम पे उनके गांव में ये प्रचलन था कि गांव की शादी, लड़की की शादी गांव के ही किसी लड़के से होगी, बाहर किसी गांव में नहीं होगी। तो अब ततारा और वमीरो दोनों अलग अलग गांव के थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने वो शादी नहीं होने दी कि दोनों अलग अलग गांव के, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मर जाते हैं।
लेकिन बाद में फिर गांव वालों ने क्या किया, इस सिस्टम को खत्म कर दिया और गांव वालों ने एक गांव की शादी दूसरी गांव में भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ततारा वमीरों की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबारी, निकोबारी क्यों कहा गया, जैसे हम इंडिया में रहते तो हम इंडियन है, जो निकोबार में रहते हैं निकोबारी, दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध रखने लगे। वैवाहिक का मतलब है कि दूसरे गांव में भी शादियां करने लगे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा ईमानदार और साहसी था, मतलब वो ईमानदार भी था और साहसी भी था। वह मुसीबत के समय सबकी मदद करता था। भाई अगर कोई ईमानदार है, साहसी है, मुसीबत में तुम्हारी मदद करे तो तुम उसको पसंद करोगे कि नहीं? इसलिए निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको देने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में क्या विश्वास है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो ये कहा जाता है जब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, शादी करना चाहते थे, तो लोगों ने इनकी शादी नहीं होने दी और इनका बहुत ज्यादा अपमान किया। लोगों ने कहा कि भाई हम इस गांव की शादी गांव के बाहर नहीं हो सकती, गांव में ही किसी लड़के या लड़की से हो सकती है। तो ततारा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी कमर में लगी हुई तलवार को जमीन में गाड़ दिया और जैसी जमीन में वो तलवार गाड़ी तो जमीन के 2 हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थी, मतलब जो अंडमान है और जो निकोबार है वो आइलैंड पहले एक ही था, ये कोई अलग अलग नहीं थे। जब गांव की परंपरा के चलते ततारा और वमीरों का विवाह नहीं होने दिया तो गांव वालों ने क्या कहा कि भैया हम तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकते क्योंकि तुम दोनों अलग अलग गांव को बिलोंग करते हो। तब ततारा ने गुस्से में अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। ततारा ने अपनी तलवार निकाली कमर में से और जमीन में गाड़ दी, देख लो यहाँ पे, जिससे निकोबार द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। तो एक अंडमान बन गया और एक निकोबार बन गया, ऐसा लोगों का मानना है। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहां गया? वहां की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब देखो ततारा, ये है ततारा और ये इसने पूरा दिन बहुत काम किया, हार्ड वर्क किया, उसके बाद ये घूमने आ गया समुद्र के किनारे शाम को। तो अब देखो शाम हो रही है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, सूरज डूब रहा है, सूरज की किरणें किस पे पड़ रही हैं? पानी पे पड़ रही है और हवा चल रही है। ये चारों बातें हम आंसर में लिख देंगे। तो देखो ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। अब आप यहाँ देखो, ये आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा है, शाम का समय था, शाम का समय है और समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, हवाएं चल रही हैं। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। तो सूरज डूब रहा है, उसकी किरणें पानी में पड़ रही हैं, पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 1,60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों ने कह दिया है एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे। तो एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब जब पहली बार जो ततारा यानी कि जो आदमी है हीरो वामीरो से मिला तो कहीं ना कहीं उसको प्रेम हो गया, प्यार हो गया वामीरो से। अब तो बस उसका ये मन करता था कि कब शाम हो और मैं उससे मिलूं, बस उसका मन करता था कि मैं बस उससे मिलता रहूं। वामीरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा, वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह हर दिन वह शाम होने की प्रतीक्षा करता, वो इंतजार करता था कि शाम हो जाए जिससे वो वमीरों से मिल सके, क्योंकि वो लोग शाम को ही मिलते थे। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते? चिल्ड्रन, पुराने टाइम में फेसबुक वगैरह तो थे नहीं और सॉरी ये वीडियो गेम वगैरह भी नहीं थे, तो गांवों में मेले लगते थे, झूले वगैरह, चाट पकौड़ी लगती थी, पशु मेला लगता था जिसमें सुंदर सुंदर बलशाली पशु लाए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो पुरुष हैं, आदमी हैं, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे और बड़े बड़े पशुओं से लड़ा करते थे और इन सब प्रोग्राम में सभी गांव वाले हिस्सा लेते थे। ये बात जो मैंने इमेज से आपको समझाई है इसी को आंसर में लिख दो। कैसे लिखोगे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले लगते थे, लग गए मेले, पशु पर्व होते थे,
कुश्ती, गीत संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पुरुषों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से भिड़ाया जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये आदमी किससे भिड़ रहा है? बहुत बड़े से पशु से, बैल से भिड़ रहा है। इस तरह के आयोजन में सभी गांव वाले भाग लेते थे और इस तरह का आयोजन जब भी होता था तो सारे विलेजर्स उसमें भाग लेते थे। रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, क्यों? तो चिल्ड्रन, हमने ये देखा कि यहाँ पे यहाँ देखो भाई, इन दोनों की शादी नहीं हो पाई ये कह के कि हमारे यहाँ का रीति रिवाज ये है कि एक गांव के लड़के या लड़की की शादी दूसरी गांव में नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये कह रहा है जब इस तरह की चीजें आए तो पुरानी चीजों को तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर देखो ये लोग उसी टाइम बात मान लेते तो इन दोनों की शादी हो जाती, ये दोनों भी ना मरते, ना वो तलवार अपनी गाड़ता। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर में आप लिखेंगे रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। ये पूरा कहां से लिया? पूरा क्वेश्चन से ही लिख दिया, क्योंकि तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो, ऐसे तो पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में तो चीजें बदल गई है ना। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति और समाज का विकास रुक जाता है। अब है निम्नलिखित के आशय। आशय का मतलब है अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यहाँ पे वो वाली बात बताई जा रही है कि जब ततारा और वमीरों की शादी नहीं करने दी जा रही थी, ततारा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि गुस्से में वो अपना अपमान सह नहीं पाया और उसने वो जो तलवार थी जमीन में गाड़ दी, जिससे जमीन के 2 टुकड़े हो गए। जो पहले एक महाद्वीप हुआ करता था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। इस पंक्ति का आशय यह है कि ततारा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए। भाई कहीं ना कहीं लोग उसका अपमान कर रहे थे कि भाई हम तेरी शादी नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अपने अपमान को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी। उसने ताकत से अपनी जो तलवार है वो घोंप दी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब इसका अर्थ बताना है। अब आस की एक किरण क्या थी कि भाई वो हमेशा परेशान रहता था, किससे मिलने के बाद? वमीरों से। अब वो बस यही इंतजार करता था कि कब जल्दी से शाम हो और मैं जाके उससे मिलूं, है ना। हमेशा वो गुमसुम बैठा रहता था। इस पंक्ति के जरिए ततारा के मन की उधेड़ बुन को दर्शाया गया है। वमीरों से मिलने की प्रतीक्षा में वो बेचैन रहता था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ततारा की तलवार डैश की थी, काय की बनी हुई थी? आयरन, लोहे की, स्टील की या वुड, लकड़ी की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 11 है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तो भाई इस पिक्चर को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप इस पिक्चर को देखते हो तो आपको लगता ही नहीं है कोई आप मूवी देख रहे हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का भद्दा नाच गाना ये सारी चीजें नए दिखा के ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी कवि की कविता को पढ़ रहे हो। तो आंसर कैसे लिखोगे? इस फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति होती थी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कविता के अंदर हो, कविता पढ़ रहे हो, क्योंकि यह फिल्म एक कवि की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी। मतलब जो कवि लिखता है बिल्कुल एज इट इज उसको दिखाया गया है मूवी में, इसलिए के बाद तीसरी फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? अब चिल्ड्रन, कोई भी जो मूवी प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर है, वो क्या चाहेगा कि भाई मैं ऐसी मूवी बनाऊं जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। और बिजनेस कैसी पिक्चरों को आता, आज भी आपने देखा होगा मूवीज में, वेब सीरीज में आइटम नंबर रख दिया जाएगा, एक सुंदर लड़की को दिखाया जाएगा जिसने कम कपड़े पहने होंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद करेंगे। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया था? कोई भी इस तरह की चीजें नहीं दिखाई गई थी, पूरी तरह से साहित्य को दिखाया गया था। इसीलिए से जो फिल्म खरीदार थे वो डर रहे थे कि यार मुनाफा नहीं होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे?
यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजन फिल्म ना होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। मतलब इस तरह का नाच गाना आइटम नंबर ये सब नहीं डाला गया था इस मूवी में, साहित्यिक फिल्म थी। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजक मसाले नहीं डाले गए थे। जैसे मसाला डाला जाता है ना तुमको दिखाने के लिए, कोई आइटम सॉन्ग डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो सब नहीं। इसलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? तो शैलेंद्र जो है वो कहते हैं कि जो कलाकार है उसको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए मूवी बनाते वक्त कि बेफालतू का मनोरंजन मसाला आइटम नंबर ये डाले। कुछ ऐसी चीज दे जिससे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उसका जो इंटरेस्ट है थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। जैसे आपने देखा होगा जब थ्री इडियट्स मूवी आई उसके अंदर कोई भी ऐसा भद्दा सीन नहीं दिखाया गया जो आप फैमिली के साथ ना देख सको। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? शैलेंद्र के अनुसार हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों को ऊपर उठाने का प्रयास करे। मतलब ये नहीं कि बार बार ऑडियंस को वही एक हीरो एक हीरोइन, वो उनमें प्यार हो गया ये हो गया वही सब दिखाता रहे। कुछ अलग उठाए, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके, ना कि भद्दा और गंदा मनोरंजन उनके ऊपर थोपे। फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? चिल्ड्रन, जैसे आपने मूवी देखी, ट्वेल्थ फेल देखी या दंगल देखी, तो आपको इतना ज्यादा जो पिक्चर है इमोशनल कर देंगी कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हालांकि वो होता है लेकिन सचमुच में इतना नहीं होता, लेकिन उसको और ज्यादा दिखा दिया जाता है जिससे दर्शकों को वो पिक्चर पसंद आए और दर्शक ज्यादा से ज्यादा मूवी देखने आए, जिससे जो निर्माता है उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बना सके। तो पूरा फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए मजबूर और आकर्षित किया जा सके। और जितनी ज्यादा ऑडियंस मिलेगी किसी भी मूवी को, उतना ही ज्यादा वो मूवी पैसा कमाएगी और हिट होगी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? अब देखो, शैलेंद्र ने तो लिखा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग करी है वो है राज कपूर साहब। राज कपूर साहब उस टाइम के ऐसे अभिनेता माने जाते थे जो ये कहते थे डायलॉग तो छोड़ो, वो अपनी आंखों से ही क्या बोलना है क्या बताना है वो बयां कर देते थे। तो राज कपूर ने क्या है उनकी भावनाओं को, सॉरी शैलेंद्र ने क्या है राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। शब्द किसके हैं? शैलेंद्र के। और उनको अभिनय किसने किया है? राज कपूर ने। तो आंसर कैसे लिखोगे? राज कपूर ऐसे कलाकार माने जाते थे जो अपनी आंखों से ही अभिनय बयां कर दिया करते थे। राज कपूर जो कुछ भी अपनी फिल्मों के माध्यम से कहना चाहते थे उसे गीतकार शैलेंद्र ने अपने गीतों के माध्यम से प्रकट कर देते थे। ठीक है, जो भी वो कहना चाहते थे उसमें जो शैलेंद्र है वो वैसा ही गीत डाल देते थे। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते? चिल्ड्रन, शोमैन क्या होता है? शोमैन होता है एक ऐसा पर्सन जो इतना ज्यादा फेमस है जिसका पता चले कि लोग उसको ही देखने, मूवी में क्या है क्या नहीं है अगर पता चल जाए कि भाई इस हीरो की पिक्चर आ रही है तो अब तो मूवी देखने जाना ही है। जैसे आपने देखा होगा पुष्पा 2 जैसे ही आई भाई साहब, अभी लोगों को पता नहीं है कि अच्छी है बेकार है क्या है, लेकिन भाई जाना है तो जाना है। अल्लू अर्जुन की मूवी है और पुष्पा 1 भी हिट रही थी तो जाएंगे। ऐसे ही एक टाइम पे माइकल जैक्सन का हो रहा था, माइकल जैक्सन का अगर कॉन्सर्ट होगा तो लोगों ने जाना ही जाना, ये देख लो भीड़। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शोमैन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसका नाम सुनकर ही फिल्में बिक जाती है ना। जो बड़े हीरो होते हैं अगर वो कोई फिल्म ला रहे हैं तो उनके नाम से ही पिक्चरें बिक जाती हैं और उसका नाम ही दर्शक को सिनेमा घरों तक खींच जाता है। राजकुमार ऐसे ही अभिनेता थे, ठीक है, इसलिए लेखक ने उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। फिल्म तीसरी कसम के गीत रातों दसों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानियों पर संगीतकार जय किशन ने आपत्तियां क्यों की? अब देखो, शैलेंद्र जी ने लिखा कि तीसरी कसम मूवी में एक गाना ऐसा था जिसमें यह कहा गया जो रातें हैं वो दसों दिशाएं से अपनी कहानियां बोलेंगी। अब चिल्ड्रन आप कहोगे कि सर जो दिशाएं हैं वो तो चार होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जय किशन ने कहा यार तुमने अपने गाने में ये कहा है दसों दिशाएं, लेकिन लोग तो चार दिशाएं कहेंगे, इससे लोग ना थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको बदल दो। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फिल्म तीसरी कसम के गीत रात दसों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानियों पर जय किशन ने आपत्ति इसलिए की, पूरी की पूरी क्वेश्चन सही, क्योंकि उनके अनुसार दर्शक चार दिशाएं जानते हैं। भाई जो ऑडियंस है वो तो चार ही दिशाओं को जानती है ना, जिसके कारण दर्शक और कहानीकार के बीच में उचित तालमेल का अभाव रहेगा। मतलब तालमेल नहीं हो पाएगा जब अगर आप कहोगे 10 दिशाएं होती हैं।
चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 to 60 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन है, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? अब राज कपूर साहब ने शैलेंद्र जी को बताया कि देखो यार, तुम पिक्चर तो बना रहे हो, तुम्हारी पहली पिक्चर है, ना तुम इसमें आइटम नंबर डाल रहे हो, ना तुम इसमें मनोरंजन डाल रहे हो, कोई सुंदर हीरोइन को लेकर नाच गाना नहीं करवा रहे हो, ऐसी पिक्चर भाई चलती नहीं है, दर्शक तो यही देखने आते हैं, मनोरंजन। तो शैलेंद्र जी ने ये जवाब दिया कि भैया मुझे लाभ से और हानि से, मैं कोई व्यापार करने के लिए पिक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं एक अलग तरह की पिक्चर बनाना चाहता हूं जिससे लोगों को ये समझ में आए कि साहित्य भी कोई चीज होती है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना। आंसर कैसे लिखेंगे? राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह कराने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी। शैलेंद्र जी ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे इतने 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, ये हो जाए, 10 लाख मिल जाएं, नहीं, वो तो केवल अपने अपने मन की भावनाओं से दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। तो शैलेंद्र जी क्या चाहते थे कि ऐसी पिक्चरों के जमाने में जहां नाच गाना आइटम नंबर ये सब चल रहा है, उस टाइम में एक ऐसी पिक्चर पेश करूं जो सचमुच में साहित्य की बात करे, जो साफ सुथरी बिल्कुल पिक्चर हो। तीसरी कसम में राज कपूर की महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरा मन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन समझो। राज कपूर ने एक्टिंग करी है और उनका जो कैरेक्टर है वो हीरामन नाम का, जैसे अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो किस नाम से है? पुष्पा नाम से है। तो ऐसे ही दंगल मूवी में हमने आमिर खान को देखा कि वो क्या बन जाते हैं, वो एक जो ये लड़ने वाले होते हैं, कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, वो बन जाते हैं। तो कई बार एक्टर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं अपने एक मूवी के लिए, कैरेक्टर के लिए, कि पूरी तरह से वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो आमिर खान नहीं है, वो सचमुच में एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति है। ऐसा लग रहा है वो अल्लू अर्जुन नहीं है भाई, वो सचमुच में इस तरह का टपोरी है जो इस तरह से लड़ता झगड़ता है, जिसकी चलती है ये वो है। तो राजकुमार भी क्या है, अपने ने जो कैरेक्टर निभाया है हीरामन का, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये 3 घंटे की पिक्चर है, ऐसा लगता है कि हीरामन सचमुच में कोई आदमी है। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार कुछ इस तरह निभाया कि लगा ही नहीं यह एक फिल्म है। तो राज कपूर साहब ने जो हीरामन का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो लग ही नहीं रहा कि ये 3 घंटे की पिक्चर है। ऐसा लगता है जैसे कि हीरामन एक वास्तविक जीवन का व्यक्ति है। गाइस, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन चाहिए तो आप आज ही हमारे MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। MCQ चैनल का लोगो इस तरह का है और MCQ चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक चीज़ याद रखना, CBSE ने और स्टेट बोर्ड्स ने ये कह दिया है आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? देखो, साहित्य रचना के साथ शैलेंद्र जी ने किसी भी तरह का ड्रामे बाजी मनोरंजन ये वो आइटम नंबर कुछ नहीं डाला। लोगों ने समझाया, राज कपूर साहब ने समझाया कि पिक्चर नहीं चलेगी, उन्होंने कह दिया नो मतलब नो, बस मुझे साहित्य ही दिखाना है, मैं साहित्य ही दिखाऊंगा और कोई खराब चीज नहीं। इस फिल्म में अन्य फिल्मों की तरह नाच गाना और काल्पनिक मनोरंजन को नहीं दिखाया गया। तीसरी कसम एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी। इस कहानी के मूल रूप स्वरूप में जरा भी बदलाव नहीं किया गया। लोगों ने समझाया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई पैसे वैसे नहीं कमाने, जैसी चलेगी मैं देख लूंगा। इसलिए लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? अब शैलेंद्र जी सचमुच में कैसे थे? सचमुच में सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्हें मतलब झूठ फरेब नफा नुकसान इससे कोई मतलब नहीं था। शैलेंद्र के गीत सरल सहज और संदेशात्मक, उनमें एक संदेश होता था और मन को छूने वाले होते थे। उनके गीतों में गहराई के साथ साथ आम आदमी से भी जुड़ाव होता रहता। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताएं बताइए। शैलेंद्र ने फिल्म नुकसान या फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए बनाई है ना। राज कपूर साहब ने उन्हें समझाया कि भाई नहीं चले, उन्होंने कहा नहीं चले तो ना चले, लेकिन मैं कुछ भी अलग चीज नहीं दिखाऊंगा।
उन्होंने फिल्म में किसी तरह का काल्पनिक मनोरंजन भी नहीं परोसा। सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने फिल्म में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक आइटम सॉन्ग डाल देते हैं, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती, मतलब निजी जीवन में भी वो सिंपल व्यक्ति थे और वैसे ही सिंपल उन्होंने मूवी बनाई। शैलेंद्र अपने जीवन में सीधे सरल सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती हैं। अब देखो ये दोनों पॉइंट मैंने वही वाले लिख दिए जो शैलेंद्र ने फिल्म नुकसान फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई। उन्होंने फिल्म में किसी तरह का काल्पनिक मनोरंजन नहीं परोसा। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म का कोई सच्चा कवि हृदय ही बन सकता था, आप कहां तक स्पष्ट हैं? अब देखो तीसरी कसम पूरी तरह से साहित्यिक मूवी है। अब इस तरह की मूवी लिखना बनाना ये तो कोई कवि ही कर सकता है, तो हम पूरी तरह से सहमत हैं। मैं लेखक के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि इस फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति होती है। यह फिल्म कवि शैलेंद्र की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देखेंगे। लेखक ने डैश को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है, किसको कहा है? सलमान खान को, अल्लू अर्जुन को या राज कपूर को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।